हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 8 हम लोग बात कर रहे हैं इस बुक का, जो चैप्टर नंबर 8 है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये समझा है, ये देखा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA क्या होता है। हमने देखा कि 1994 में जब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तहत हम लोग इसके बारे में समझ रहे हैं। हमने देखा कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, जब कोई प्रोजेक्ट लगने वाला है तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, उसको लेकर ये पूरी की पूरी प्रोसीजर रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसकी जो पूरी की पूरी एक प्रोसीजर है या पूरा का पूरा आप कहेंगे कि EIA की साइकिल है, उसके सारे के सारे स्टेप्स हमने समझे। उसके बाद हमने समझा कि जो 2006 का अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या चेंजेस आए थे, कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरी A, कैटेगरी B में बांटा गया। उसके बाद B वाले को भी फिर B1, B2 ऐसे करके बांटा गया। ये सारा प्रोविजन समझा। और उसके बाद जो पिछला वीडियो था यानी कि पार्ट 2 में, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ और समझी लास्ट में कि 2020 में जो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है, यानी कि जो 2020 में एक अमेंडमेंट करने की बात की गई है, जिसमें हमने थोड़ा सा देखा कि चीज़ों को लिबरल बनाने के तौर पर काम किया जा रहा है। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा कि उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे प्रोविजंस जो है अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें जो आप लोगों की बुक में और दी हुई हैं, हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप मैं कहूँगा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं, आप चीज़ों को खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन ठीक है, चलिए, फिर भी बुक में दिया हुआ है तो चैप्टर को हम लोग ज़रूर वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ कंपोनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अगले पार्ट में जो है आपका स्क्रीनिंग स्कोपिंग को लेकर थोड़ा सा बात की गई है, पब्लिक हियरिंग को लेकर बात की गई है। उसके बाद ये बात की गई है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA है, इंडिया में किस तरीके से होता है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसमें सुधार के लिए रिकमेंडेशंस होने चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो है हम आने वाले 1 या 2 वीडियो में जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स को लेकर, कंपोनेंट्स ऑफ EIA। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरी के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग जो है कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ EIA, यहां पर इसमें 2 टर्म आपको लिखे हुए दिखेंगे। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव EIA और दूसरा है रैपिड EIA। ठीक है, हालांकि EIA दोनों ही है, यानी कि EIA का जो पर्पस है वो दोनों में ही होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी डिटेल तरीके से है, और रैपिड का मतलब है कि उतना ज्यादा डिटेलिंग उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव EIA एंड रैपिड EIA क्या है, इज इन द टाइम स्केल ऑफ द डेटा सप्लाई। ठीक है, कि जो डेटा सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें टाइम स्केल का डिफरेंस है। ठीक, रैपिड EIA जो है वो आपको पता है, रैपिड वर्ड से ही क्लियर है। इसमें क्या होगा, स्पीडियर अप्रेजल प्रोसेस, यानी कि जो अप्रूवल वगैरह है, जो क्लियरेंस वगैरह है, वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगी। ठीक, while both types of EIA require the inclusion and coverage of all significant environmental impacts and their mitigation, rapid EIA achieves this through the collection of one season other than monsoon data only to reduce the time required, whereas comprehensive EIA collects data from all the 4 seasons. ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि comprehensive EIA और rapid EIA में क्या अंतर है। सिर्फ टाइम स्केल का फर्क है। जो डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रैपिड EIA में सिर्फ एक सीजन का डेटा जा सकता है, मतलब एक ही सीजन का डेटा उसमें जो है वो दिया जाता है, और वो मॉनसून का नहीं होगा, यानी कि मॉनसून सीजन का नहीं होगा, उसके अलावा होगा। और बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव EIA है उसमें चारों सीजन का डेटा जो है वो रहेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों में ही, जो दोनों टाइप के EIA हैं, उनमें क्या होगा, जितने भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं और उनके मिटिगेशन का कवरेज उसमें
रहेगा। ऐसा नहीं है कि रैपिड EIA है तो उसमें हम चीजें जो है इम्पैक्ट पूरी तरीके से नहीं देखेंगे या उसका मिटिगेशन किस तरीके से करना है, उसका बचाव किस तरीके से करना है वो नहीं देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अंतर क्या है वो मैं आपको सिर्फ टाइम स्केल का अंतर है। रैपिड EIA में सिर्फ एक ही महीने का डेटा जो है वो लिया जाएगा, एक सीजन का, और कॉम्प्रिहेंसिव में जो है वो साल भर का, पूरे सीजन का, चारों सीजन का डेटा जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, रैपिड EIA जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कब? इफ इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। यानी कि रैपिड EIA जल्दीबाजी में किया जा रहा EIA है, या आप कह सकते हैं कि वन सीजन EIA है, तो इसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को क्या करे? कंप्रोमाइज ना करे। डज नॉट कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ठीक, द रिव्यू ऑफ रैपिड EIA सबमिशंस विल शो वेदर अ कॉम्प्रिहेंसिव EIA इज वारंटेड और नॉट। तो जो रैपिड EIA है उसका जब रिव्यू करेंगे तो ये पता लगेगा कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव EIA की जरूरत है या नहीं है, या फिर सिर्फ जो रैपिड EIA है वही सही तरीके से काम कर रहा है और उसी के आधार पर जो है आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट द सबमिशन ऑफ अ प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव EIA इन द फर्स्ट इंस्टेंस वुड जनरली बी मोर एफिशिएंट अप्रोच। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव EIA होगा, ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव EIA होगा फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार में हम रैपिड नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कॉम्प्रिहेंसिव ही कर रहे हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट अप्रोच होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले रैपिड EIA किया जाता है, फिर उसके जो सबमिशंस वगैरह उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव EIA की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, और रैपिड EIA क्यों किया जाता है? जहां पर आपको क्या चाहिए होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज योर स्पीडियर अप्रूवल्स, यानी कि जल्दी में जब अप्रूवल्स चाहिए होते हैं तब आपका इस तरीके का रैपिड EIA किया जाता है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रैपिड EIA का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजें इसमें छोड़ दी जाएंगी। ठीक है ना, सारे के सारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, उनके जो मिटिगेशन मेजर्स वगैरह है वो भी इस पे इंक्लूड जरूर रहते हैं। बस अंतर किस बात का है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर जो है सिर्फ एक ही सीजन का डेटा लिया जाता है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, लोकेशन एंड स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, EIA रिपोर्ट शुड कंटेन ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि किस तरीके का प्रोजेक्ट का नेचर है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका स्केल क्या है, यानी कि कितने बड़े पैमाने का वो प्रोजेक्ट है। EIA की रिपोर्ट में क्या होने चाहिए? ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब देखेंगे हम एक एक करके ये कंपोनेंट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले जो कंपोनेंट की बात यहां पर की गई है दैट इज अबाउट द एयर एनवायरनमेंट। इसमें देखिए क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपैक्ट जोन थ्रू अ स्क्रीनिंग मॉडल एंड डेवलपिंग अ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, कि जो इंपैक्ट जोन है उसको डिटरमाइन करना है कि कहां पर ऐसा होगा जो असर होगा, इस प्रोजेक्ट का असर कहां पर होगा। ठीक है, और उसके बाद एक मॉनिटरिंग नेटवर्क को डेवलप करना है। Monitoring the existing status of ambient air quality within the impacted region 7 to 10 किलोमीटर from the periphery of the proposed project site। ठीक है, ये वही बात हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ambient air quality के existing status को, जो हमने कल बात की थी, कौन सी वाली? बेसलाइन डेटा है ना, बेसलाइन डेटा कलेक्शन की बात की थी कि वहां पर जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है उसको किस तरीके से हम लोग पहले मॉनिटर करते हैं, तो वही बात ये है। ठीक है, अगला है साइट स्पेसिफिक मीटरोलॉजिकल डेटा जो है उसको क्या करना है? मॉनिटर करना है, जैसे कि विंड स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, एम्बिएंट टेम्परेचर, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इन सब का हम लोग क्या करेंगे? मॉनिटर इसको करेंगे। ठीक, इसके बाद क्वांटिटीज ऑफ एयर एमिशंस जो हो रहा है उसको एस्टिमेट करना है कि कितना, इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद कितना एयर एमिशंस होगा। ठीक है, और वो भी क्या करके साथ साथ इंक्लूडिंग द फ्यूगेटिव एमिशंस। फ्यूगेटिव एमिशंस का मतलब होता है जो किसी प्रेशराइज्ड तरीके से जो एमिशंस होते हैं वो। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कोई प्रेशराइज्ड पाइपलाइन है, उसमें कोई लीकेज वगैरह हो जाए, उस तरीके की चीजों का जो एमिशंस होगा दैट इज नोन एज फ्यूगेटिव एमिशंस। ठीक है, कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से कितना एयर एमिशंस होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, उसका एस्टिमेशन करना है, और साथ ही साथ फ्यूगेटिव एमिशंस के बारे में भी इंक्लूडेड इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगला है आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अदर पोटेंशियल एमिशंस। ठीक है, बाकी और पोटेंशियल एमिशंस कौन कौन से होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है, कितने मात्रा में होंगे उनकी क्वांटिटी के बारे में, और उनको इवैल्यूएट भी करना है, और इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द व्हीकुलर ट्रैफिक, यानी कि जो व्हीकल्स का ट्रैफिक होगा उसको भी इंक्लूड करना है। कहां पर? विद इन द इंपैक्ट जोन, यानी कि पहले सबसे पहली बात तो हमने वही करा है कि इंपैक्ट जोन को डिटरमाइन करा है, उसके अंदर इस तरीके के जितने भी एमिशंस होंगे इंक्लूडिंग द व्हीकुलर ट्रैफिक, उसको भी हमने क्या करना है? क्वांटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और इवैल्यूएट भी करना है। ठीक, एंड एस्टिमेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दीज एमिशंस और इंपैक्ट्स, और इस तरीके के जितने भी सारे एमिशंस हो रहे हैं इनका जो इंपैक्ट है उसका
क्यूमुलेटिव यानी कि टोटल असर कितना होगा, सबका मिला के असर कितना होगा, उसको भी एस्टिमेट करना है। ठीक, इसके बाद अगला है प्रेडिक्शन ऑफ चेंजेस इन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी ड्यू टू पॉइंट, लाइन एंड एरिया सोर्स एमिशंस थ्रू एप्रोप्रिएट एयर क्वालिटी मॉडल्स। ठीक है, एप्रोप्रिएट एयर क्वालिटी मॉडल्स का यूज करते हुए हमें यह देखना है कि हमारी जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है उसमें कितना चेंज आ सकता है, उस चेंज को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, और प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया था इज ऑलवेज लेस देन 100%। आप कभी भी चीजों को 100% के स्तर तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किस तरीके के सोर्सेज होने चाहिए, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और एरिया सोर्सेज, यानी कि हर प्रकार के सोर्स से जितना भी एमिशन हो रहा है उसको हमने एक एप्रोप्रिएट एयर क्वालिटी मॉडल्स के मदद से, की हेल्प से एम्बिएंट एयर क्वालिटी में क्या चेंज आएगा उसको प्रेडिक्ट भी करना है। ठीक, और ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीजें जो है वो विद इन दी इम्पैक्ट, जो आपका इम्पैक्ट जोन है या जो इम्पैक्ट रीजन है वहीं पर देखी जाएंगी। इसके बाद अगला है इवेल्युएशन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द प्रपोज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस टू मीट द गैसियस एमिशन एंड एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो प्रदूषण नियंत्रण करने के जो उपकरण वगैरह है, उनकी एडिक्वेसी यानी कि वो कितने पर्याप्त हैं। ठीक है, कि वो हमारे जो गैसियस एमिशन हो रहे हैं या फिर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है, जो मानक है, उन पर कितना खरा उतर सकते हैं, उनकी एडिक्वेसी कैसी है, उसका भी वैल्यूएशन करना है। और साथ ही साथ मिटिगेशन मेजर्स एट सोर्स, पाथवेज एंड रिसेप्टर, इसको भी डिलिनेट करना है। डिलिनेट करने का मतलब मैंने आपको बताया था कल भी कि क्लियरली आप उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि मिटिगेशन मेजर्स यानी कि बचाव के क्या तरीके होंगे सोर्स पर, जहां से पॉल्यूशन हो रहा है वहां पर, पाथवेज यानी कि रास्ते में, और जहां पर रिसीविंग एंड है, रिसेप्टर जहां पर है वहां पर। तो ये सारे के सारे जो मिटिगेशन मेजर्स वगैरह है वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, और मिटिगेशन मेजर्स का आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है EIA की, उसमें हमेशा यही होगा, पहले आप ये देखेंगे कि क्या क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस इंपैक्ट से किस तरीके से बचा जा सकता है, उसको किस तरीके से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ चीजें अगर कंट्रोल नहीं ही की जा सकती है, अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से वैक्यूलर एमिशन, जो पॉल्यूशन है वो तो होगा, ठीक है ना, आपके एमिशंस तो होंगे ही होंगे। अब आप ठीक है उसमें से थोड़ा बहुत चीजें आप लगा के उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको जीरो पे ले आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत उसको कम कर रहे हैं तो उसके बाद भी जो चीजें बचेंगी उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, आप खुद कैसे बचाव करेंगे, आसपास के लोगों का बचाव कैसा होगा, वहां के जो फ्लोरा फौना होंगे उनका बचाव कैसे होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो मिटिगेशन मेजर्स आपके हर स्टेप में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉइज एनवायरनमेंट की। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट वगैरह होगा, वहां पर कुछ भी चीज होंगी, लोग आएंगे जाएंगे, व्हीकल चलेंगे, मशीन चलेंगे, तो नॉइज भी होगी। ठीक है, तो अब उस नॉइज एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा सा इसमें जो है कंपोनेंट इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, मॉनिटरिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नॉइज लेवल विद इन द इंपैक्ट जोन, जो इंपैक्ट जोन है उसके भीतर जो नॉइज लेवल है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक, एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर नॉइज लेवल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंक्रीज इन वेक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, यानी कि वही बात है कि अभी जो इंपैक्ट जोन में, यानी कि जिस जगह पे आपको लगता है कि प्रोजेक्ट लगेगा, प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट की जगह है, लोकेशन है, वहां पर अभी नॉइज लेवल का प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उससे फ्यूचर में नॉइज लेवल्स कितना हो सकता है उसका भी प्रेडिक्शन करेंगे। साथ ही साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको भी मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे, और जो वेक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा उसके बारे में भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वेक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा तो उससे भी नॉइज वगैरह जो है वो बढ़ेगी। ठीक, इसके बाद अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपैक्ट्स ड्यू टू एनी एंटीसिपेटेड राइज इन नॉइज लेवल ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कि अगर नॉइज लेवल बढ़ रहा है उससे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको भी आइडेंटिफाई करना है। और साथ ही साथ फिर से वही पॉइंट, रिकमेंडेशंस ऑन मिटिगेशन मेजर्स फॉर नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए जो बचाव के तरीके होंगे, जो मिटिगेशन मेजर्स होंगे, उनका भी रिकमेंडेशंस इसमें दिया जाएगा। ठीक, अगला हो गया आपका वाटर एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी विद इन द इंपैक्ट जोन ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर से वही बात है कि इंपैक्ट जोन में जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी है, ठीक है, एग्जिस्टिंग किसकी, ग्राउंड वाटर की और सरफेस वाटर रिसोर्सेज की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि जो चीज अभी चल रही है, जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग है, वहां पर पहले उसका हम लोग क्वालिटी देखेंगे कि कैसी है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, किसका, ड्यू टू द प्रपोज्ड वाटर यूज पंपिंग ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रोजेक्ट लगेगा तो उसमें पानी की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो किस तरीके से वाटर यूज होगा, पंपिंग वगैरह होगी,
उसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक, अगला है क्वांटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग टॉक्सिक ऑर्गेनिक फ्रॉम द प्रपोज्ड एक्टिविटी। अब जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसमें जो एक्टिविटीज वगैरह होंगी उसमें से क्या होगा, अगर वो वाटर को यूज कर रहा है तो फिर वापसी में वहां से कुछ वेस्ट वाटर भी निकलेगा इंक्लूडिंग द टॉक्सिक ऑर्गेनिक, तो वो कितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि वेस्ट वाटर है तो हर तरीके का वेस्ट वाटर जो है उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन दोस केमिकल्स उसका फिर जो है डिस्चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टराइजेशन देखा जाएगा। साथ ही साथ इवेल्युएशन ऑफ द प्रपोज्ड pollution prevention and wastewater treatment system and suggestions on modifications if required। ठीक है, कि पॉल्यूशन से बचने के लिए, पॉल्यूशन के प्रिवेंशन से और वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी मॉडिफिकेशंस के ऊपर कुछ सजेशंस भी उसमें रहेंगे। ठीक, प्रेडिक्शन ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्ज ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिसीविंग वाटर बॉडी यूजिंग एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल और सिमुलेशन मॉडल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लीजिए जो हमारा डिस्चार्ज है, जो हमारा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, उसको अगर हम नदी में, अगर आसपास कोई नदी बह रही है, अगर वहां पर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो जो रिसीविंग वाटर बॉडी होगी यानी कि जो नदी वगैरह होगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको भी हमने प्रेडिक्ट करना है यूजिंग एनी एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल या फिर सिमुलेशन मॉडल की हेल्प से। ठीक, इसके बाद हो गया असेसमेंट ऑफ द फीजिबिलिटी ऑफ वाटर साइक्लिंग एंड रीयूज एंड डिलिनेशन ऑफ डिटेल्ड प्लान इन दिस रिगार्ड। ठीक है, वाटर साइक्लिंग अगर हो सकती है या वाटर रीयूज अगर हो सकता है तो उसकी कितनी फिजिबिलिटी है, यानी कितना हमें पता है कि हम जो पानी यहां पर यूज करेंगे उसकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी का असेसमेंट करना है, आकलन करना है और साथ ही साथ इसको लेकर एक डिटेल्ड प्लान भी डिलिनेट करने की जरूरत है। ठीक, अगला हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखिए क्या है, सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फौना क्लियरली डिलिनेटिंग सीजन एंड ड्यूरेशन। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का जो सर्वे है हम वो सीजन और ड्यूरेशन के हिसाब से करेंगे, जिसमें क्या होगा कि असेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट विद इन द इंपैक्ट जोन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो इंपैक्ट जोन ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें फ्लोरा और फौना, ठीक है, फ्लोरा मतलब आपको पता है प्लांट्स, फौना मतलब आपको पता है एनिमल लाइफ, ठीक है, इनका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट ऑफ potential damage to terrestrial and aquatic flora and fauna due to discharge of effluents and gaseous emissions from the project। ठीक है, कि वहां के जो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, ठीक है, एक्वेटिक मतलब वाटर, वहां के जो लैंड और एक्वेटिक यानी कि वाटर के जो फ्लोरा एंड फौना है उनको कितना डैमेज हो रहा है, किससे, जो हम लोग अपना एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर जो गैसियस एमिशंस हो रहा है उसकी वजह से कितना वहां की जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है उसको पोटेंशियल डैमेज होगा, उसका भी असेसमेंट करना है। साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना का ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एंड लैंड यूज एंड लैंडस्केप चेंजेस की वजह से क्या डैमेज हो रहा है उसको भी असेस करेंगे। असेसमेंट ऑफ डैमेज टू एक्वेटिक एंड मरीन फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग द कमर्शियल फिशिंग ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंसेज एंड ऑल्टरेशंस। ठीक है, फिजिकल डिस्टर्बेंसेज और ऑल्टरेशंस की वजह से जो एक्वेटिक और मरीन फ्लोरा एंड फौना है उसको क्या डैमेज होगा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस विद इन द इंपैक्ट जोन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का जो इंपैक्ट जोन है उसमें बायोलॉजिकल स्ट्रेस का प्रेडिक्शन किया जाएगा और मिटिगेशन मेजर्स को डिलिनेट करना तो है ही है। साथ ही साथ टू किसके लिए है, टू प्रिवेंट और टू रिड्यूस द डैमेज, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स क्या रहेंगे, बचाव के तरीके क्या रहेंगे, उसका डिलिनेशन तो रहेगा ही। ठीक, इसके बाद अगला है लैंड एनवायरमेंट। इसमें देखिए क्या है कि सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टिंग लैंड यूज एंड टोपोग्राफी, लैंडस्केप एंड ड्रेनेज पैटर्न जो है विद इन द इंपैक्ट जोन उसकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट रहेगा लैंड यूज के ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, टोपोग्राफी, ड्रेनेज, हाइड्रोलॉजी के ऊपर, वो एस्टिमेट किया जाएगा। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑन पोटेंशियल यूटिलिटी ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट इन लैंड एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट इंपैक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो ट्रीटेड एफ्लुएंट यानी जिस एफ्लुएंट को हमने क्या कर दिया है, ट्रीट कर दिया है, उसकी पोटेंशियल यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसको क्या यूज किया जा सकता है लैंड एप्लीकेशन में। ठीक है, और उसके फिर उसके बाद के इंपैक्ट्स क्या होंगे, सब्सिक्वेंट इंपैक्ट्स क्या होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगला रहेगा एस्टिमेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड डिलिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शंस फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड एनवायरमेंटली कंपैटिबल डिस्पोजल। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको एस्टिमेट करना है, उसको कैरेक्टराइज करना है और मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि कम से कम वेस्ट हो और ऐसा डिस्पोजल हो जो एनवायरमेंटली कंपैटिबल हो, यानी कि ऐसा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए कि जो
एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको लेकर जो भी मैनेजमेंट ऑप्शंस रहेंगे उसको डिलिनेट करना भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, अगला आपका हो गया सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ एनवायरनमेंट। इसमें देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक एंड रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेटा, इसको कलेक्ट करना रहेगा इसमें। साथ ही साथ क्या है, कलेक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा इंक्लूडिंग द स्टडीज ऑन प्रोमिनेंट एंडेमिक डिजीजेस, जो वहां पर डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि फ्लोरोसिस, मलेरिया, फिलेरिया, माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी रेट्स क्या है वहां की पॉपुलेशन के अमंग, उसके बारे में भी कि वहां के लोग जो हैं वो कितना ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है बीमार पड़ने की दर। ठीक, अगला हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटेड चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ ड्यू टू द प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड डिलिनेशन ऑफ मेजर्स टू मिनिमाइज एडवर्स इंपैक्ट्स। ठीक है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ में क्या चेंज आ सकते हैं प्रोजेक्ट की वजह से, और जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। वो रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपके ट्रैफिक कंजेशन, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा, है ना, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा वहाँ के लोगों के ऊपर, उनके जो हेल्थ वगैरह है उसके ऊपर, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, उसको भी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन वगैरह करेंगे, और उससे बचने के जो तरीके हैं यानी कि जो एडवर्स इंपैक्ट्स हैं उससे बचने का भी उसमें तरीका दिया जाएगा। ठीक है, अगला है असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और प्लेसेस इन द एरिया। ठीक है, कि उस एरिया में, उस इलाके में जो भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के आसपास अगर आप कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का लगाते हैं तो उसके ऊपर, उससे ताजमहल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा, वो सब चीज़ें होंगी, तो इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ पर देखी जाएंगी। अगर कोई ऐसा उस एरिया में कोई इस तरीके के हिस्टोरिकल, कल्चरल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह है तो उनके ऊपर भी असर देखा जाएगा। ठीक, असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे उस प्रोजेक्ट में से, ये भी असेस किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन रिक्वायरमेंट विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन शेड्यूल्ड एरियाज इफ एनी, यानी कि जो अब वहाँ के जो लोग होंगे उनको वहाँ से वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, पुनर्स्थापित, है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई डैम बन रहा है तो उस डैम में क्या होगा कि वहाँ पर पानी वगैरह भरेगा तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह उनको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसको करने के लिए जो रिहैबिलिटेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसका असेसमेंट करना, और अगर शेड्यूल्ड एरियाज है तो उनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस करना, स्पेशल जोर देना, ये भी उसमें रहेगा। ठीक, अगला है रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, टेकिंग रिकोर्स टू हजार्ड इंडिसेस, इन्वेंट्री एनालिसिस, डैम ब्रेक प्रोबेबिलिटी, नेचुरल हजार्ड प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी बेसिकली आप हजार्ड के रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी वगैरह है वो इसमें देखेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्डियस सिनेरियोस। ठीक है, कि इससे क्या क्या हजार्ड्स वगैरह आ सकते हैं वो भी देखा जाएगा उस प्रोजेक्ट से संबंधित। कंसीक्वेंस एनालिसिस ऑफ फेलियर्स एंड एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन फायर, एक्सप्लोजन, हजार्डियस रिलीजेस एंड डैम ब्रेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके की कोई खतरा हो जाता है, कोई हजार्डियस रिलीज है, कोई केमिकल वगैरह की अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। कहीं पर अगर डैम वगैरह बन रहा है तो अगर ये डैम टूट गया तो इससे क्या नुकसान होगा, ये सारा का सारा जो कंसीक्वेंस एनालिसिस है वो भी होगा। हजार्ड एज ऑपरेबिलिटी स्टडीज़ वगैरह होगी। ठीक है, इन अबव इवेल्युएशंस के आधार पर कितना रिस्क है उसका भी असेसमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ऑन साइट और ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो भी प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज का होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज दिया हुआ है, इंपैक्ट एरिया नहीं दिया हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया जो है आपका जहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे मान लीजिए डैम है, ठीक है, तो डैम जहां पर बन रहा है अगर डैम को कोई नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ उस एरिया में नहीं होगा, वो काफी लंबे एरिया तक जो है उसका असर पड़ेगा, इसलिए प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया यहां पर दिया गया है। ठीक है, अगला आपका हो गया एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, डिलिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर ईच एनवायरमेंटल कंपोनेंट एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान। ठीक है, यानी कि जो भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट है, जितने भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट हमने ऊपर देखे, इन सब से जो भी नुकसान होगा उससे या तो बचने के लिए, ठीक है, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या मिटिगेशन मेजर्स वगैरह रहेंगे वो डिलिनेट करना, और साथ ही साथ अगर कहीं पर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का अगर कोई प्लान है तो उसको भी डिलिनेट करना इसमें रहेगा। ठीक, इसके बाद जो कंडीशंस वगैरह हैं उनको कितना कंप्लाई किया जा रहा है, यानी कि कितना उनको लागू किया जा रहा है, कितना फॉलो किया जा रहा है,
उसको लेकर मॉनिटरिंग स्कीम डिलिनेट करना है। साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन प्लान इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, कि शेड्यूलिंग किस तरीके से हो रही है, रिसोर्स एलोकेशन कैसा हो रहा है, उस तरीके का जो इंप्लीमेंटेशन प्लान है उसको डिलिनेट करना किसमें आएगा, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में। अब आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें जितनी दी हुई है कंपोनेंट्स में स्पेसिफिकली जो हमने आज पढ़ा, आपको लग सकता है कि इसमें से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपका जो एग्जाम में अगर मान लीजिए कभी पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर एनवायरमेंट आपका इंक्लूडेड है, मेंस में अगर आपको आंसर लिखने को आता है तो लिखने को तो इसमें से आ सकता है कि आप ये के कंपोनेंट्स को समझाइए, तो आप ये समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे आना है सच बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कि आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, कि असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कौन सा कंपोनेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ एनवायरनमेंट में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इम्पैक्ट ऑन आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की वजह से आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। इस तरीके की चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ये वाली चीज है आपका कि इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और स्कोपिंग के की एलिमेंट्स क्या है, पब्लिक हियरिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उसके अगले पार्ट में हम लोग जो है मैंने आपको बताया था कि इंडिया में EIA की प्रोसेस किस तरीके से है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसको लेकर रिकमेंडेशंस है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी डाउट है, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।